Never Split the Difference? Negotiating as if your life depended on it. Book by Christopher Voss and Tahal Raz. Introduction. नेगोशिएशन में स्पेशलिस्ट एक फॉर्मर एफबीआई एजेंट आपको टेंस और एंजॉयबल एडवेंचर पर लेकर जाता है, जहां आप सीखेंगे कि बेहद क्रिटिकल सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। इस बुक समरी से आप जानेंगे कि नेगोशिएशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और इसे हम एक स्किल की तरह आसानी से सीख सकते हैं। जो टूल्स और टेक्निक्स नेगोशिएशन में यूज़ होते हैं वो बेहद काम के हैं और यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे और क्यों ये टूल्स और टेक्निक्स काम करते हैं। द न्यू रूल्स। एफबीआई में मैंने 2 डेकेड्स से भी ज़्यादा वक्त गुजारा है, जिसमें मेरा 15 सालों का न्यूयॉर्क से लेकर फिलीपींस और मिडिल ईस्ट तक का नेगोशिएटिंग हॉस्टेज सिचुएशन का एक्सपीरियंस भी शामिल है। और सच बोलूं तो मैं इस गेम के टॉप पर हुआ करता था। मैं अकेला टॉप क्लास लीड इंटरनेशनल किडनैपिंग नेगोशिएटर था। फिर मैंने हार्वर्ड जाने की सोची, जहां पर मैं क्विक एग्जीक्यूटिव नेगोशिएशंस का कोर्स करूं ताकि मैं बिजनेस वर्ल्ड की अप्रोच से भी कुछ लर्न कर सकूं। पिछले 3 डेकेड से हार्वर्ड नेगोशिएटिंग थ्योरीज और प्रैक्टिस का सेंटर रहा है। जो टेक्निक्स हम एफबीआई में यूज़ करते हैं वो हमेशा ही काम करती हैं, लेकिन मुझे बस इतना ही मालूम है। हमारी टेक्निक्स एक्सपीरियंस लर्निंग का प्रोडक्ट्स होती थी। जो एजेंट्स फील्ड में क्रिएट करते थे, बेहद टेंस और मुश्किल हालातों के बीच नेगोशिएशन करना, एक दूसरे से स्टोरी शेयर करना कि क्या चीज़ फेल हो गई और किस चीज़ से सक्सेस मिली। ये काफ़ी अर्जेंट प्रोसेस होता था। हमारी थ्योरीज काम करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी को अपनी जान से जाना पड़ सकता है। लेकिन मेरा सवाल है कि ये थ्योरीज काम कैसे करती थीं, और यही सवाल मुझे हार्वर्ड लेकर आया। सबसे ज़्यादा तो मैं ये सोचकर हैरान था कि हमारी टेक्निक्स क्या नॉर्मल लोगों पर भी काम करेगी, जैसे ये ड्रग डीलर्स, टेररिस्ट और खतरनाक मुजरिमों पर काम करती है। खैर, इस बात का पता तो मुझे जल्द ही हार्वर्ड जाकर चल जाएगा, क्योंकि बात ये थी कि नेगोशिएशन को लेकर जो हमारी अप्रोच होती है वो ह्यूमन इंटरैक्शन के हर डोमेन और हर रिलेशनशिप को अनलॉक करती है। इसलिए ये बुक क्या के बदले कैसे नेगोशिएट करें इस पर ज़्यादा फोकस करती है। बी अ मिरर। सितंबर 30, 1993। ये पतझड़ के मौसम की बात है। सुबह करीब 8:30 पर 7th एवेन्यू और कैरोल स्ट्रीट इन ब्रुकलिन के चेज मैनहट्टन बैंक का अलार्म बजा। मास्क लगाए 2 रॉबर्स बैंक लूटने आए थे। बैंक रॉबरी पर तो बहुत सारी मूवीज बनती हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में लगभग 20 सालों से ऐसा कोई केस नहीं हुआ था। मैंने इस मिशन में सीखा कि एक गुड नेगोशिएटर किसी भी तरह की पॉसिबल सरप्राइज के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन ग्रेट नेगोशिएटर्स अपनी स्किल्स यूज़ करने के लिए गोल सेट करते हैं ताकि जो भी सरप्राइज है वो खुल जाए। हमारे एक्सपीरियंस से हमने ये सीखा है कि नेगोशिएट करते वक्त मल्टीपल हाइपोथेसिस प्रिपेयर करना बेस्ट तरीका है कि ऑनगोइंग सिचुएशन क्या है और क्रिमिनल्स क्या डिमांड कर सकते हैं। इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन उनके सामने होती है वो उसे यूज़ करके सही हाइपोथेसिस से मैच कर सके। और सबसे ज़रूरी बात है कि किसी भी नेगोशिएशन को जीतने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट पर जोर नहीं देना है, बल्कि अपना मेन फोकस सामने वाले पर रखो कि वो क्या चाहता है। इस तरीके से आप उन्हें फील करा सकते हैं कि वो सेफ हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आपका मेन गोल सामने वाले और उसकी इमोशनली या दूसरी ज़रूरतों पर होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप उनकी बात ध्यान से सुनेंगे, उनके इमोशन समझने की कोशिश करेंगे। एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है जल्दबाजी करना। आप जब तक उनकी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे, उन्हें फील नहीं होगा कि आपको उनसे सिंपैथी है, क्योंकि ऐसा ना करने का मतलब होगा उनके ट्रस्ट और पूरे प्रोसेस को ही डिस्ट्रॉय करना। कई रिसर्चर्स ने ये चीज़ डिस्कवर की है कि आप प्रोसेस को जितना टाइम देंगे उतना ही सामने वाला शांत होता जाएगा। और टेक्निक के साथ आपकी आवाज़ मोस्ट पावरफुल टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारी आवाज़ एक की है वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, जिससे आप सामने वाले को इमोशनली ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कोई इमोशनल स्विच होता है। जितना हो सके अपनी आवाज़ को पॉजिटिव और प्लेफुल बनाए रखें। इससे आप भी रिलैक्स फील करेंगे और सामने वाला भी। जब तक आपकी वॉइस टोन सॉफ्ट रहेगी, आप डायरेक्ट और पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकते हैं। एक और टेक्निक जो हमने सीखी थी वो है मिररिंग, यानी इसोप्रैक्सिज्म, और ये इमिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह का न्यूरो बिहेवियर है जिसमें 2 लोग जो नेगोशिएट कर रहे हैं वो एक दूसरे को कॉपी करते हैं और कंफर्ट फील कराते हैं। एफबीआई में हम मिररिंग तब करते हैं जब हम अपने काउंटर पार्ट के बोले गए मोस्ट क्रिटिकल 1 से 3 वर्ड्स रिपीट करते हैं। रिपीटिंग से मिररिंग एस्पेक्ट को हम ट्रिगर करते हैं, उन्हें जताने के लिए कि हम सेम उनकी तरह हैं। इस तरह बिना कोई हार्म पहुंचाए हम अपने मिशन में सक्सेस हो जाते हैं और क्रिमिनल्स अरेस्ट हो जाता है। मुझे ये बड़ा रिलैक्स फील कराता है, लेकिन साथ ही मैं पावर ऑफ इमोशंस, डायलॉग और एफबीआई के डेवलपिंग टूल्स ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का भी कायल हो जाता हूँ। फाइनली एग्जीक्यूटिव्स और स्टूडेंट्स के साथ काम करने के बाद मैं हमेशा उन्हें ये फील करवाने की कोशिश करता हूँ कि एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन का सीक्रेट राइट होना नहीं है, बल्कि एक राइट माइंडसेट का होना है। डोंट फील देयर पेन, लेबल इट।
मैं 1998 में न्यूयॉर्क सिटी FBI क्राइसिस नेगोशिएशन टीम का हेड था। मैं हार्लेम के एक हाई राइज की 27th फ्लोर पर था। मुझे खबर मिली थी कि इस बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में हथियारों से लैस कम से कम 3 क्रिमिनल्स छुपे हुए हैं। काफ़ी टेंस सिचुएशन थी। हमें सिखाया गया था कि इस तरह की कंडीशन में हमें बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है, इसलिए हम एकदम न्यूट्रल मोड पे थे। बहुत से रिसर्चर्स मानते हैं कि नेगोशिएशन में इमोशंस का कोई रोल नहीं है, इसलिए बेटर है कि लोगों को प्रॉब्लम से अलग करके देखा जाए। लेकिन ज़रा सोचो, आप लोगों को प्रॉब्लम से कैसे अलग करके देख सकते हैं जबकि उनके इमोशन ही प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली जब लोग हाथ में गन लिए हुए बेहद गुस्से में हों और डरे हुए हों। इसलिए ग्रेट नेगोशिएटर कभी भी इमोशंस को इग्नोर नहीं करता, वो लोगों के इमोशन को समझकर उन्हें इन्फ्लुएंस करता है। खैर, बात करते हैं इस केस की। यहाँ एक प्रॉब्लम हमारे सामने थी और वो ये कि जिसमें क्रिमिनल्स छुपे थे उस अपार्टमेंट में कॉल करने के लिए कोई टेलीफोन नंबर हमारे पास नहीं था, इसलिए मुझे डोर पर जाकर बात करनी पड़ी। 6 घंटे तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हमें लगा शायद वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन तभी पास वाली बिल्डिंग से एक स्नाइपर ने हमें बोला कि उसने पर्दा हिलता हुआ देखा है। फिर धीरे से अपार्टमेंट का डोर खुला, एक औरत बाहर निकली जिसके पीछे तीनों क्रिमिनल्स बाहर आए। जब तक हमने उन्हें हथकड़ी नहीं पहना दी कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे माइंड में एक सवाल था, तुम लोग 6 घंटे तो चुपचाप बैठे रहे तो फिर अचानक बाहर क्यों आए? तुमने खुद को पुलिस के हवाले क्यों किया? मेरे इस सवाल का तीनों ने सेम जवाब दिया कि हम मरना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने हमें शांत कर दिया था। दरअसल जब हमें उन लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजे पे जाके उन्हें बोला, ऐसा लगता है तुम बाहर नहीं आना चाहते, शायद तुम्हें लगता है कि डोर ओपन होते ही हम तुम पर गोलियों की बौछार कर देंगे और शायद तुम लोग जेल भी नहीं जाना चाहते हो। एक्चुअल में ये एक टैक्टिकल एम्पैथी थी जिसमें हम उनकी फीलिंग्स और माइंडसेट समझने की कोशिश करते हैं, उनकी खामोशी को सुनने की कोशिश करते हैं। फिर हम रियलाइज़ कर लेते हैं कि अब सिचुएशन का आउटकम क्या होने वाला है। ये एक तरीका है जिसमें किसी के इमोशंस को हम वैलिडेट करने के लिए लाउडली एक्नॉलेज करते हैं और नेगोशिएशन की लैंग्वेज में इसे लेबलिंग बोलते हैं। ये काफ़ी हेल्प करता है, खासकर तब जब सामने वाला बेहद गुस्से में हो या डरा हुआ हो। इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है दूसरों के इमोशंस को डिटेक्ट करना, फिर आप उसे लाउडली लेबल करते हो और लास्ट में साइलेंस। लेबल फेंको और चुपचाप वेट करो ताकि आप उनकी बात सुन सको। लेबल अपना काम खुद कर लेगा। बीवेयर, यस, मास्टर, नो। चलो एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। आप घर में हो कि तभी आपका फ़ोन बजता है और आप देखते हो कि टेलीमार्केटर का फ़ोन है। वो आपको कोई वाटर फिल्टर, मैगज़ीन सब्सक्रिप्शन या ऐसी कोई चीज़ का ऑफ़र दे रहा है। पहले वो आपसे आपका नाम पूछेगा, फिर कुछ ऐसी गोल गोल बातें करेगा, वो अपनी पिच डालेगा, वो आपकी कैसे भी करके फंसाने की कोशिश करेगा। वो आपकी एक भी बात नहीं सुनेगा। आपको लग रहा होगा कि आप उसके शिकार हो, लेकिन सच यही है कि उसने आपको फंसा लिया है। अब हम इस सेल्समैन की सेलिंग टेक्निक पे गौर करते हैं। ये हमसे किसी भी कीमत पर हाँ बुलवा लेते हैं, जैसे कि हम ना बोल नहीं सकते हैं। और बहुत से लोग वाकई में मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नो हमारे लिए एक नेगेटिव वर्ड है, रिजेक्शन का वर्ड। लेकिन नेगोशिएशन में हाँ बोलकर आप बुरे बनते हैं। सामने वाले को इससे और ज़्यादा गुस्सा आता है। एक अच्छे नेगोशिएटर के लिए नो बोलना प्योर गोल्ड है। ये नेगेटिव तो है, लेकिन आपके और सामने वाले दोनों को समझ आता है कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। नो बोलकर हम नेगोशिएशन की शुरुआत करते हैं, ये उसका एंड नहीं है। हम ना बोलने से डरते हैं, लेकिन ये एक तरह का प्रोटेक्शन है। इसका मतलब है कि मैंने सारे ऑप्शंस कंसिडर कर लिए, लेकिन मैं सबको मना कर रहा हूँ। और इसके अलावा लोगों को लगता है कि वो कंट्रोल में है। जब हम लोगों को अपने ऑफर या आइडिया के लिए ना बोलने की फ्रीडम देते हैं तो उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी या पीस की फीलिंग आती है। नो हाँ का ऑपोजिट है, लेकिन हमें इसे अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि हमारे नेगोशिएशन का फाइनल गोल हाँ है। हालांकि शुरुआत में इसे यूज़ मत करो, क्योंकि फिर आपके अपोजिटर को लगेगा कि आप उसे ओवरपावर करना चाहते हो। इसलिए उसे ना बोलने दो, उन्हें ज़्यादा सिक्योर फील होगा। और कभी कभी तो सामने वाले को बातों में उलझाए रखने के लिए उनसे ज़बरदस्ती ना बुलवाना पड़ता है। लेकिन कैसे? उनके इमोशंस या उनकी नीड्स को जानबूझकर मिसलेबल करके आप ये कर सकते हैं। Trigger the 2 words that immediately transform any negotiation. अगस्त 2000 की बात है। एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप अबू सैयद ने अनाउंस किया कि उन्होंने जोलो आइलैंड में, जहां उनका बेस है, एक CIA एजेंट को पकड़ लिया है। ये जगह साउथ फिलीपींस में आती है।
24 साल का उस अमेरिकन एजेंट का नाम था जेफरी शिलिंग, जिसे अब मिल्टन ग्रुप ने होस्टेज बना रखा था और उसे छोड़ने के वो लोग $10 मिलियन मांग रहे थे। जब ये इंसिडेंट हुआ तब मैं एक सुपरवाइजरी स्पेशल एजेंट SSA के तौर पर FBI के एलीट क्राइसिस नेगोशिएशन यूनिट के साथ काम कर रहा था। मैं शिलिंग केस को हैंडल कर सकता था क्योंकि एक तो मैं फिलीपींस में कुछ टाइम रह चुका था और दूसरा मेरा टेररिज्म का बैकग्राउंड भी था। लेकिन इस केस पर नेगोशिएशन करते हुए हमें 4 महीने हो चुके थे, लेकिन टेररिस्ट टस से मस नहीं हो रहे थे। तब मैंने डिसाइड किया कि अब रीसेट स्विच करना होगा। मैंने सोच लिया था कि हम एक्टिव लिसनिंग आर्सेनल के लिए हर एक टैक्टिक यूज करेंगे। फर्स्ट है इफेक्टिव पॉजेस। साइलेंस इज पावरफुल। ये प्रिंसिपल एडवर्सरी को इनकरेज करेगा, जो कि उनका रिबेल लीडर अबू सबाया था, जिसे टेररिस्ट सोशियोपैथ किलर के नाम से भी जाना जाता था। साइलेंस के बाद हम इजी सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि येस, ओके, आई सी, ताकि सबाया को लगे कि हम पूरी तरह उसकी बात सुन रहे हैं। मिररिंग, हम उससे आर्ग्यू नहीं करेंगे बल्कि वही रिपीट करेंगे जो सबाया बोलेगा। लेबलिंग, हम सबाया की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसे लेबल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है, बड़ा दुख हुआ सुनकर, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। पैराफ्रेज, हम सबाया की बात को अपने वर्ड्स में रिपीट कर रहे थे। हम खाली सुन नहीं रहे थे बल्कि समझ भी रहे थे। फाइनली हम इसे समराइज करेंगे, सामने वाले के इमोशंस को समझना और उसे रीअश्योर कराना। स्पॉइलर अलर्ट, हमारा मेथड काम कर रहा था क्योंकि सबाया पैसे की बात भी नहीं कर रहा था। जेफरी शिलिंग को एक खरोच नहीं आई, वो सही सलामत अपनी फैमिली के पास लौट आया था। 2 हफ्ते बाद सबाया ने हमारे फिलिपिनो मिलिट्री ऑफिसर बेंजी को कॉल करके पूछा कि उसका प्रमोशन हुआ या नहीं। उसने एडमिट किया कि वो जेफरी को मारने वाला था। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि आपने मुझ पर क्या जादू किया कि मैं रुक गया, लेकिन आपकी ट्रिक काम कर गई। 2002 में फिलीपीन मिलिट्री यूनिट के साथ शूटआउट में सबाया मारा गया। बेंड देयर रियलिटी। 2004 में एक दिन मंडे मॉर्निंग की बात है। हेटी की कैपिटल पोर्ट ऑ प्रिंस में FBI ऑफिस में एक फ़ोन आया। कॉल करने वाला हेटी के एक वेल नोन पॉलिटिशियन का भतीजा था। उसकी आंटी किडनैप हो गई थी और किडनैपर्स 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे। उस दिनों हेटी में पॉलिटिकल उथल पुथल चल रही थी क्योंकि रिबेलियंस ने प्रेसिडेंट जीन बर्ट्रैंड एरेस्टेड को पोस्ट से हटा दिया था और तभी से दुनिया में हेटी की इमेज एक हाईएस्ट किडनैपिंग रेट वाली कंट्री की बन गई थी। उस वक्त मैं FBI का लीड इंटरनेशनल किडनैपिंग नेगोशिएटर था। हर घंटे मुझे कोई ना कोई अबडक्शन और अटैक की न्यूज़ मिलती थी। ये केस थोड़ा अजीब था। उस औरत का भतीजा पहले सोच रहा था कि किडनैपर्स को पैसे दे दे। उसका ये डिसीजन ऑब्वियस था, लेकिन ये अप्रोच गलत है क्योंकि ऐसे कई सारे वीक स्पॉट्स, कई सारे अनक्लोज नीड्स होती हैं और एक बार अगर आप इन चीज़ों को समझ जाओ तो कई सारे ऐसे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं जिससे सामने वाले की नीड्स या एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती है। पूरी प्रेजेंटेशन को आप सुनेंगे कुकू FM पर। नेगोशिएशंस में जो चीज़ सबसे ज़्यादा क्रूशल होती है वो है टाइम। डेडलाइंस काफ़ी डेंजरस होते हैं क्योंकि जल्दबाजी में हम कोई गलत बात बोल सकते हैं या कोई गलत स्टेप उठा सकते हैं। जब डेडलाइन सामने होती है तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और इसीलिए जल्दबाजी में एक्शन ले बैठते हैं। लेकिन एक अच्छा नेगोशिएटर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता। वो अपना माइंड एकदम शांत रखेगा क्योंकि एक बार ये ट्रिगर हो गया तो आपको ऐसी हालत में फंस जाएंगे जहां रिएक्टिव बिहेवियर और बैड चॉइस लेने के पूरे चांसेस हैं। अगर हम इंटरनलाइज कर सकें कि बैड डील से बेटर है कि हम कोई डील ही ना करें, तब पेशेंस रखना काफ़ी थ्रेटनिंग हो जाता है। और डेडलाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोसेस में एंगेज होना और उसकी ड्यूरेशन को एस्टिमेट करना। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सामने वाले को कन्विंस करना होगा कि अगर ये डील फेल हुई तो नुकसान उनका होगा। इस चीज़ को हम बेंडिंग द रियलिटी बोलते हैं। किसी भी ऑफर को मानने से पहले उन्हें बताओ कि अंजाम कितना बुरा हो सकता है। उनके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करो। इस तरह आप उन्हें रैशनल साइड दिखाकर इरैशनल डिसीजन लेने से रोक सकते हैं। क्रिएट द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जेफरी शिलिंग का केस खत्म होने के 1 महीने बाद मुझे वापस मनीला लौटने का ऑर्डर मिला। उसी डेंजरस मिलिटेंट ग्रुप अबू सैयद ने, जिसने पहले शिलिंग को उठाया था, इस बार 2 पाल्मास प्राइवेट डाइविंग रिजॉर्ट पर अटैक करके 20 लोगों को हॉस्टेज बना लिया था, जिनमें 3 अमेरिकन्स भी थे, मार्टिन एंड ग्रासिया बर्नहम एंड गिलेर्मो सोबेरो। ये शुरुआत से ही बड़ी डरावनी सिचुएशन थी क्योंकि किडनैपिंग के दूसरे ही दिन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ग्लोरिया माकापागल अरोयो ने अबू सैयद पर पब्लिकली ऑल आउट वॉर का ऐलान कर दिया था।
बड़ी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इस क्राइसिस का एंड जून में एक गनशॉट्स के बीच हुआ था और ये मेरी ऑफिशियली सबसे बड़ी हार थी। लेकिन फ्यूचर सक्सेस के लिए फेलियर्स भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। दोस पाल्मास क्राइसिस से एक बात समझ आई कि हम लोग आज भी स्टीरियोटाइप थिंकिंग रखते हैं कि नेगोशिएशन एक रेसलिंग मैच जैसा है, जहां हमारा एक ही मकसद होता है, अपने विरोधी को हराना, अपना बेस्ट ट्राई करना और उम्मीद कभी ना छोड़ना। लेकिन इस मिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने सीखी कि एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन वो ही है जिसमें सामने वाला खुद हमारी हेल्प करे और सोल्यूशन भी खुद ऑफर करे। लेकिन ये तभी होगा जब ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस टाइप के सवाल कम्युनिकेशन को ईजी बना देते हैं क्योंकि सामने वाले को फील होता है कि उसकी बात को सुना जा रहा है। ये एक तरह से कंट्रोल वाली फीलिंग भी देता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस या जिन्हें कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस भी बोला जाता है, इसमें आपको इस तरह के वर्ड्स या वर्ब्स अवॉइड करने होंगे जैसे कैन, इज, आर, डू या डज। दरअसल इन वर्ड्स को इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनका आंसर येस या नो में होगा और यही हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसके बजाय यूज करें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। इन्हें रिपोर्टर्स क्वेश्चंस भी बोलते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से बेटर होगा कि हम सिर्फ व्हाट, हाउ और बीच बीच में वाई से शुरुआत करें। वाई भी कभी बैकफायर कर देता है क्योंकि अक्सर इससे लगता है कि हम सामने वाले को अक्यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ कुछ ग्रेट ओपन एंडेड क्वेश्चंस बताता हूँ जो ऑलमोस्ट हर टाइप के नेगोशिएशन में यूज किए जाते हैं। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाट अबाउट दिस इज इंपॉर्टेंट टू यू? मैं ऐसे हम दोनों के लिए बेटर कैसे बना सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प टू मेक दिस बेटर फॉर अस? तुम्हारा बिगेस्ट चैलेंज क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस? जब आप ये क्वेश्चंस पूछेंगे तो सामने वाला खुद ही सोल्यूशन देगा, यानी आपका सोल्यूशन। साथ ही कॉन्वर्सेशन के बीच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी रिवील करूंगा। गारंटी एग्जीक्यूशन। लुजियाना सेंट मार्टिन पैरिश, एक डेंजरस प्रिजन ब्लॉकेड में कुछ आर्म्ड प्रिजनर्स ने अपने हाथों से चाकू बनाए और वार्डन और स्टाफ को हॉस्टेज बना लिया। बड़ी डेंजरस सिचुएशन थी। वैसे प्रिजनर स्टाफ को हर्ट नहीं करना चाहते थे, वो बस चाहते थे कि सिचुएशन ओवर हो जाए। प्रॉब्लम ये थी कि प्रिजनर्स अब डर रहे थे कि जैसे ही ये ड्रामा खत्म होगा उन्हें बड़ी मार पड़ेगी। एक नेगोशिएटर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ अग्रीमेंट ना करे, बल्कि ये श्योर कर लें कि अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए। किसी भी अग्रीमेंट की सक्सेस तब है जब हॉस्टेज आपसे कहे थैंक यू। और नेगोशिएशन को बनाए रखने के लिए अगर कैलिब्रेटेड हाउ क्वेश्चंस को करेक्टली यूज किया जाए तो ये नो कहने का एक जेंटल तरीका है और ये सामने वाले को गाइड करता है कि वो कोई बेटर सोल्यूशन निकाले, यानी वो सोल्यूशन जो आप चाहते हैं। एक नेगोशिएटर के तौर पर आपको कई सारे क्रिमिनल से बात करनी पड़ती है जो सफ़ेद झूठ बोलते हैं और आपको अपने अग्रीमेंट से डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स के झूठ और गुस्से को हैंडल करने के लिए आपको वर्बल, पैरावर्बल यानी हाउ इट इज सेड और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए जो नेगोशिएशन में काम आती है। 2 हेमस स्टडीज़ के मुताबिक कि हम किसी को लाइक या डिसलाइक क्यों करते हैं। साइकोलॉजी के प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरेबियन ने 73855 रूल क्रिएट किया है, जिसके हिसाब से कोई भी मैसेज 7% ही वर्ड्स पर, बाकी 38% टोन ऑफ वॉइस और 55% बॉडी लैंग्वेज और बोलने वाले की फेस पर बेस्ड होता है। तो आप ये रूल कैसे यूज़ करेंगे? पहले वॉइस टोन और बॉडी लैंग्वेज पर अटेंशन दो। ये देखो कि सामने वाला जो बोल रहा है उसके साथ कंपैटिबल है कि नहीं। वो कैसे प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। मैं, मुझे और मेरा वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करना शो करता है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि अगर वो कभी भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ नहीं करते तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब एक गेम जैसा है। उन वर्ड्स के पीछे का मीनिंग हमें पता करना होता है ताकि हम मन मुताबिक अग्रीमेंट कर सकें और प्लान सक्सेसफुल हो। बार्गेन हार्ड। कुछ साल पहले मैंने एक रेड टोरो का 4 रनर देखी थी और देखते ही वो मेरे दिल पर छा गई। मैंने वॉशिंगटन डीसी मेट्रोपॉलिटन के सारे डीलर्स छान मारे। लग रहा था सबको यही गाड़ी चाहिए। फ्राइडे को दोपहर के टाइम डील फाइनल करने में एक सेल्समैन से मिला जिसका नाम था स्टैन। मैंने उसे बताया कि मुझे वो गाड़ी कितनी पसंद आई। 36,000 उसने प्राइस बताया। मैंने सिर हिलाया और बोला मेरे पास सिर्फ 30,000 है। मैं अभी पे कर सकता हूँ सब कैश में, लेकिन सॉरी इससे ज़्यादा मैं एक पैसा नहीं दूंगा। थोड़ी देर तक हमारी नेगोशिएशन चलती रही और फाइनली मैंने $30,000 में वो गाड़ी ले ली। मैं जीत गया था। ये टाइम था नेगोशिएशन में बार्गेनिंग का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो एंजाइटी और अनफोकस्ड एग्रेशन पैदा करता है। बार्गेनिंग में आपकी नेगोशिएशन स्टाइल एक क्रूशल वेरिएबल होती है और एक वेल ट्रेन्ड नेगोशिएटर के तौर पर आप इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हो। इसलिए आप चाहोगे कि सामने वाला पहले
अपना प्राइस सेट करे, ताकि आप उस हिसाब से अपना प्राइस बोल सके। एक ग्रेट नेगोशिएटर को पता होता है कि वो कहाँ हिट करे कि सामने वाला कमज़ोर पड़ जाए और हार मान ले। लेकिन कैसे? ये आप कर सकते हैं हाउ क्वेश्चन से नो बोलकर, या फिर व्हाट आर वी ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश हियर से। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि कॉन्वर्सेशन को अनडायरेक्टली मनी इशू तक ले जाएं, जो कि फाइनल प्राइस सूटेबल बना दे। नेगोशिएशन से पहले आपको बाउंड्री सेट करनी होंगी और पंच हैंडल करना सीखना होगा, और ये भी सीखना होगा कि बिना अग्रेसिव हुए पंच बैक कैसे करें। एक्चुअल में प्रॉब्लम तो सिचुएशन में है, ना कि सामने वाले में। फाइंड द ब्लैक स्वॉन। 1981 17 जून वाले दिन सुबह के ठीक 11 बजे 37 साल के विलियन ग्रिफिन अपने सेकंड फ्लोर के बेडरूम से निकलकर फर्स्ट फ्लोर के लिविंग रूम में गया। वो रुका, फिर बगैर कुछ बोले सीधा अपनी मदर, स्टेपफादर और एक हैंडीमैन को गोली मार दी। उसकी मदर और हैंडीमैन तो मौके पर ही मर गए, लेकिन उसके स्टेपफादर बुरी तरह घायल हो गए थे। ग्रिफिन घर के बाहर गया, उसने एक वर्कमैन और रास्ते में खड़े 2 और लोगों पर भी गोली चलाई और फिर भागकर एक बैंक, द सिक्योरिटी ट्रस्ट कंपनी में घुस गया। बैंक के अंदर अफरा तफरी मच गई, डर के मारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। उसने बैंक के 9 स्टाफ मेंबर्स को गन दिखाकर हॉस्टेज बना लिया और बाकियों को जाने के लिए बोला। इस क्राइसिस ने मुझे ब्लैक स्वॉन की इंपॉर्टेंस रियलाइज करा दी थी, एक सीक्रेटिव और चौंकाने वाली इन्फॉर्मेशन जिसने गेम ही पलट दिया था। ठीक 3 बजे ग्रिफिन ने एक हॉस्टेज को ऑर्डर दिया कि वो बैंक के ग्लास डोर तक जाए। वो 29 साल की औरत थी, सिंगल पेरेंट और एक छोटे लड़के की माँ। ग्रिफिन को ना तो कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही उसे कोई केयर थी। उसने गोली चलाई जो उस औरत की बॉडी को आधे हिस्से में चीरती हुई निकल गई। बाहर खड़ी पुलिस शॉक्ड रह गई कि तभी ग्रिफिन बैंक की विंडो तक आया। वो वहां से हटता इससे पहले ही स्नाइपर्स ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। ब्लैक स्वॉन एक सिंबल है कि प्रिडिक्शंस कितने यूजलेस हो सकते हैं, खासकर जब वो पास्ट के किसी सेम एक्सपीरियंस या सिचुएशन पर बेस्ड हों। नेगोशिएशन में ब्लैक स्वॉन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता होता है, इसे हम जानी पहचानी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें मालूम है कि एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं जानते, जो हमने कभी इमेजिन नहीं की होती हैं, और अगर वो अनकवर हो जाएं तो गेम चेंजर भी हो सकती हैं। ये चीज़ें होती हैं ब्लैक स्वॉन। इस केस में ग्रिफिन ब्लैक स्वॉन है जो मरना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि पुलिस उसे मारे। ब्लैक स्वॉन्स को ढूंढना और उन्हें समझने के लिए कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है। हिडन इन्फॉर्मेशन या अननोन को जानने के लिए हमें बहुत सारे सवाल पूछने पड़ते हैं। हमें इतना एबल होना चाहिए कि हम नॉन वर्बल क्लूज पढ़ सकें और उनके रिस्पॉन्स को ध्यान से सुनें। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम पिछले चैप्टर में भी ये पढ़ चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा और इंटेंस है। आपको सामने वाले के पर्सपेक्टिव को डीपली समझना होगा। कंक्लूजन। अगर हम नेगोशिएशन को एक वर्ड में बोलें तो इसका सम होगा सामने वाले की बात सुनना। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं तो हमें प्रॉब्लम के सल्यूशन मिलते हैं, लेकिन बोले गए शब्दों के पीछे हमेशा गहरे अर्थ छुपे होते हैं और वही हमें समझने की ज़रूरत है। ये आपको सामने वाले की नीड्स और वो क्या चाहता है ये चीज़ समझने में हेल्प करती है, ताकि वो भी आपकी बात समझे और माने। हर बच्चा, हर डॉक्टर या कोई भी इंडिविजुअल ये मानता है कि उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। लाइफ में कोई पीछे नहीं रहना चाहता, उसे क्या करना है और क्या नहीं ये वो खुद डिसाइड करना चाहता है। सब एक फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, इसलिए दूसरों की सुनो ताकि वो भी बदले में आपकी सुने। मुझे उम्मीद है कि ये बुक आपको डर का सामना करना सिखाएगी, आपको एनकरेज करेगी कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को आप एम्पैथी और पेशेंस के साथ सॉल्व करो। आप एक ग्रेट टीचर, वाइफ, हस्बैंड, मैनेजर या जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको आउट ऑफ लिसनिंग सीखनी ही होगी। नेगोशिएशन के दौरान आपका मकसद दूसरे को ह्यूमिलिएट करना या खुद को स्ट्रांग प्रूफ करना नहीं है, बल्कि वैल्यू और उस पीरियड को अनकवर करना है।